हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए मौका मिलने वाला है, तो पूरे वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यहाँ पे हम टोटल 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें आपने कितना करेक्ट किया तो वो आपको लास्ट में स्कोर में बताना है, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सीबीएसई, ठीक है, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा क्या। तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण। तो बच्चों का जो समाजीकरण है, जिस प्रकार से किया जाता है उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस चारों में से राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है, इसमें कहता है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या फिर प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं, ठीक है। दूसरे में कहता है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तीसरे में कहता है कि वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियम विनियम का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। और फोर में कहता है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वे जो है सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग अपना आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा, अगर आपका करेक्ट होता है तो आप लोग यहाँ पे लास्ट में स्कोर में बताइएगा आपका कितना करेक्ट हुआ। तो यहाँ पे आपको सभी कितने करेक्ट हुए वो याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने कितने रॉन्ग किए केवल वो आपको याद रखना है, ठीक ठीक है। तो टोटल जो आपका 10 क्वेश्चन होगा तो उसमें से कितने रॉन्ग हुए वो डिडक्ट कर दीजिएगा, बाकी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, तो देखिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें क्या कहता है, एक मिनट। हाँ, देखिए इसमें क्या कहता है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें, ठीक है, तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी पर श्रेणियां पाई पाई जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोर या ग्रेड पाने की बात हो रही है, इस वजह से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जहाँ पे भी स्कोर या ग्रेड पाने की बात होगी वे वह वैसा ऑप्शन क्या होता है हमारा, नेगेटिव हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद सेकंड में देखिए कहता है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, सामूहिक कार्य में क्या हो तो वह सक्रिय भूमिका अपना जो भागीदारिता होता है वो निभाए। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। वे बिना प्रश्न उठाए, देखिए यहाँ क्या कहता है, बिना प्रश्न किए या उठाए समाज के नियमों या फिर विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। देखिए बिना प्रश्न उठाए ये सब, तो ये क्या होता है, इसको पढ़ के ही आपको गलत लग जा रहा है, ठीक है। फोर में क्या कहता है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए, ठीक है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए वह सब स्वीकार करे। देखिए यहाँ पे सब कुछ स्वीकार करने की बात हो रही है, मतलब हाँ में हाँ मिलाने की बात हो रही है, ठीक है, जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया, हमारे ये वाला भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। फर्स्ट भी आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्कोर और ग्रेड पाने की बात हो रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो सेकेंड नंबर, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपका भी 2 नंबर हुआ होगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या कहता है, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, क्लियर है। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, तो कौन सा जो है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो अगर वाइगोस्की के बारे में आपने पढ़ा है तो आप लोग राइट आंसर आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहता है फर्स्ट में कि सक्रिय अनुकूलन, ठीक है। दूसरे में कहता है पारस्परिक शिक्षण। तीसरे में है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। और चौथे में कहता है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अपना अपना मैच कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर फर्स्ट का बात करें अनुकूलन, तो अनुकूलन के बारे में किसने बताया था, आपको पता है कि एडेप्टेशन के बारे में किसने बताया था, तो ये पियाजे ने बताया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा का बात करें तो यहाँ पे कहता है पारस्परिक शिक्षण ने रेसिप्रोकल टीचिंग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यही वाला होगा, क्योंकि वाइगोस्की जो रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं। तो अब बात आता है कि रेसिप्रोकल टीचिंग होता क्या है, ठीक है, या फिर पारस्परिक शिक्षण क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, परस्पर, है ना, मतलब जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं, इनमें ही आपस में क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलता है। तो टीचर जो है बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, बच्चे आपस में क्या करते हैं, उसे जो है जो भी उसे प्रोडिक्शन होता है फिर उसे समराइज करते हैं। तो अगर ये क्लियरफाई नहीं हो पाता है तो टीचर क्या करते हैं, फिर क्लियरफाई उसे करते हैं। तो मतलब ये जो शिक्षण हो रहा है किसके बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाता है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो वैगोस्की ने रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बताया था। तो ये तो पहला तो पियाजे के लेकर के है। तीसरे में कहता है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पे निरपेक्ष को देखिए हिंदी में कहता है न्यूट्रल, तो कल्चरल न्यूट्रल कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल यानी कि निरपेक्ष हो जाता है, तो जो इसको नेगेटिव बनाता है तो ये हमारा हट जाएगा। उसके बाद है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, ठीक है। तो अंतर्दृष्टि या इनसाइट लर्निंग थ्योरी के बारे में किसने बताया था? तो कॉलर कोफ्ता ने बताया था। ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना मैच कीजिएगा, ठीक है, जिनका राइट है। तो लास्ट में आप लोग स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, ठीक है, एक शिक्षिका है जो अपनी कक्षा में जो भी बच्चे हैं उनसे क्या कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य, प्रदत्त कार्य मतलब क्या हो गया? असाइनमेंट जो भी उन्हें दिया गया है, तो का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, ठीक है। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, ठीक है। तो यह जो है कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो यहाँ पे जो भी असाइनमेंट दिया गया है, तो इसका निर्माण मतलब कुछ इस तरह से किया गया है कि जो भी प्रत्येक विद्यार्थी मतलब ईच स्टूडेंट जो भी है वो अधिक प्रभावशाली ढंग से जो है सीख सकता है। अतः सभी विद्यार्थी जो है बिना किसी अन्य की सहायता के जो है अपना कार्य पूर्ण कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बताया गया है यहाँ पे, तो ये कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत कर रही है, ठीक है। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण के बारे में आपने अगर पढ़ा है तो आप लोग राइट आंसर इसका कर पाएंगे, ठीक है। तो कोलबर्ग ने आपको पता है कि 3 लेवल बताया था और प्रत्येक लेवल में जो है 2-2 इसका स्टेज था, तो सब मिला के 3 लेवल और 6 स्टेज कोलबर्ग ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो है पूर्व परंपरागत स्तर, ये तो पहला लेवल है, ठीक है। औपचारिक ये दूसरा लेवल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूर्व परंपरागत औपचारिक चरण अगर 3 और 4 का, तो यहाँ देखिए दंड परिवर्जन ये हमारा नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी बात कही गई है कि यह एक नियम बना दिया गया है, मतलब जो भी असाइनमेंट है वो कुछ इस तरह का असाइनमेंट है जो प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं से कुछ कर पा रहा है प्रभावशाली ढंग से। तो यहाँ पे लॉ और ऑर्डर की बात होती है, जो कि कानून और व्यवस्था का बात हो रहा है, ठीक है। मतलब एक नियम बना दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा उसको फॉलो कर पा रहा है। तो यहाँ पे लॉ ऑर्डर जो है ये किस लेवल में आता है? सेकेंड लेवल में आता है और स्टेज 4 में आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए पर परंपरागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये सामाजिक संविदा ये भी ये नहीं है। पूर्व ये दोनों तो है ही नहीं, पूर्व औपचारिक तो है ही नहीं क्योंकि लेवल 1 का बात ये नहीं है, ठीक है। दंड का तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, ना ही व्यक्तिगता और विनिमय का यहाँ पे कोई चर्चा हो रहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का बात है कि एक नियम बना दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे क्या कर रहे हैं? उसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हम प्ले लिस्ट में इसका वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 14 वर्षीय देविका है, ठीक है, अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह क्या विकसित कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 14 वर्ष की एक देविका एक बच्ची है, ठीक है, जो अपने आप में पृथक जो स्वनियंत्रित मतलब सेल्फ वो अपने आप को रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक है, व्यक्ति की भावनाओं को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह क्या विकसित कर रही है? तो पहले कहता है कि नियमों के प्रति घृणा, दूसरा है स्वायत्तता, तीसरा है किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन और चौथा है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर फर्स्ट का बात करें तो नियमों के प्रति घृणा, घृणा तो है नहीं, ये आपको पढ़ के ही लग जा रहा है, ठीक है। दूसरा कहता है ऑटोनॉमी या स्वायत्तता। स्वायत्तता वो होता है जिसमें कि वो खुद से सारा कुछ रेगुलेट करती है या फिर उसको विकसित करने का कोशिश कर रही है खुद में स्वयं सब कुछ, ठीक है। मतलब यस या नो जो भी है वो खुद में सब कुछ कर रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दूसरा नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। अगर तीसरा का बात करें तो यहाँ पे अक्खड़पन का कोई बात नहीं है, ठीक है। मैच्योरिटी का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर वो खुद में डिसीजन ले रही है जो भी कर रही है, मैच्योरिटी का बात नहीं होता है। मैच्योरिटी होता है उसके अंदर का समझ। तो स्वायत्तता और मैच्योरिटी को एक समझने का भूल आप मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हमारा आंसर क्या हो जाता है? तो सेकेंड नंबर। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है
ये प्रगतिशील शिक्षा पर क्वेश्चन है। कहता है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। ठीक है, तो जॉन डीवी के अनुसार जो यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में क्या सही है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में कहता है कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब जॉन डीवी ने इसके बारे में बताया था प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत कि कक्षा में जो है प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। या फिर दूसरा, विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा कहता है कि जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका इसका जो है कर्षण या फिर संवर्धन करना चाहिए। ठीक है, चौथा कहता है कि कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। तो आप लोग अगर इंग्लिश वर्जन में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से इंग्लिश में भी देख के इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट नंबर, आप लोग अपना अपना मैच कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर फर्स्ट का बात करें, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रजातंत्र का स्थान नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, डेमोक्रेसी जो है क्लासरूम में होना चाहिए। दूसरा देखिए क्या कहता है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि विद्यार्थी की जो है स्वयं ही सामाजिक जो भी सामाजिक सामाजिक समस्याएं आती हैं उसमें उसे सक्षम बनना चाहिए या फिर सक्षम होना चाहिए। तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तीसरा देखिए क्या कहता है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। तो यहाँ कहता है जिज्ञासा जो अंतर्निहित नहीं है, तो ये तो पढ़ के ही गलत लग जा रहा है आपको। जिज्ञासा तो सभी विद्यार्थियों में होता है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। मतलब केवल आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, उन्हें सुनेंगे नहीं। जब आप उन्हें सुनेंगे ही नहीं तो उनको आप समझ कैसे पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, तो 2 नंबर। चलिए बहुत अच्छा, आई होप कि आपका भी सही हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए इसमें कहता है कि भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। ठीक है, मतलब ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज। तो यहाँ पे भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार है वो क्या है। तो पहला कहता है कि चलाघात यानी कि एप्रेक्सिया। ठीक है, दूसरा है पठन वैकल्प यानी डिसलेक्सिया। तीसरा है वाक संबंध यानी कि एस्पीसिक्सिया। देखिए यहाँ क्या है, एस्पीचिक्सिया। दूसरा कहता है कि भाषागत यानी कि एफेजिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग मैच कीजिएगा अपना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भाषा अवबोधन से रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है, तो लैंग्वेज डिसऑर्डर से यहाँ पे रिलेटेड ये वाला होता है हमारा भाषागत। ठीक है, भाषाघात यानी कि एफेजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा तो वो हमारा एफेजिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आपको बता दें यहाँ पे एक बात कि ये दोनों जो है, ये दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। दोनों लगभग एक ही कैटेगरी में है लेकिन अंतर है। अब देखिए क्या है, दोनों ही वाक से ही रिलेटेड है। ठीक है, भाषा यानी लैंग्वेज से ही रिलेटेड, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो भाषाघात है या फिर एफेजिया, यहाँ पे लैंग्वेज डिसऑर्डर है। मतलब वो जो बोल रहा है तो वर्डों का अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे वाक संबंध रोग में क्या प्रॉब्लम है कि जब वो बोलता है, स्पीक करता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि उसका पिच जो है कभी पतला कभी मोटा, कभी मतलब डिफरेंट टाइप का, या फिर माउथ में किसी प्रकार का मसल्स का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कि वो सही से बोल नहीं पा रहा और अगला जो है समझ नहीं पा रहा है सही ढंग से। ठीक है, तो वो आ जाता है कि इसमें तो वाक संबंध रोग में आता है। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज डिसऑर्डर का बात करेंगे जहाँ पे कि वर्ड्स का अरेंजमेंट सही नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारा हो जाता है एफेजिया के अंतर्गत। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर है। ठीक है, तो अगर आप हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन करके प्लेलिस्ट है तो वहाँ पे आप विजिट कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मनो इस इनके बारे में। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जो कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट में कहता है कि ये शोध रहित नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये रिसर्च बेस्ड नहीं है। दूसरा कहता है कि विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती है। ठीक है,
फिर तीसरा कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चौथा कहता है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आप लोग अपना मैच कीजिएगा। तो देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत, तो इनके अंतर्गत जो ये रिसर्च बेस्ड नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। दूसरा कहता है कि विभिन्न बुद्धियां जो है भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सभी में जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में जो एक बुद्धि होता है वो सबसे टॉप पे होता है। मान लीजिए बुद्धि का एक ग्राफ है, तो कोई एक बुद्धि टॉप पे होगा तो बाकी क्या होगा, उसे कहीं ना कहीं डाउन में होगा। देखिए इसमें क्या कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो एक ही क्षेत्र में नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में जो अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं पूछ रहा है, तो ये वाला ही नहीं हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर। ठीक है। देखिए चौथा कहता है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, तो बिल्कुल सही बात, इसका कोई एक बेस नहीं है, इसका आधार हम कोई भी मान नहीं कर सकते हैं, कोई मेजरमेंट इसका नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे नहीं है, यानी कि नहीं ढूंढना है, गलत कौन सा वो ढूंढना है, तो 3 नंबर जो यहाँ पे गलत है, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसको जो है आप वैध नहीं मान सकते हैं, लेजिटिमेट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्यों क्यों नहीं मान सकते हैं? तो पहला में कहता है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियां जो भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं, ठीक है, जो डिफरेंट इंटेलिजेंसेस हैं, का मापन संभव नहीं है। ठीक है। दूसरे में कहता है यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। तीसरे में कहता है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। चौथे में है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य बुद्धि को ही जी जनरल फैक्टर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, तो उनके अंतर्गत ये जो है वैलिड नहीं माना जा सकता है उनके थ्योरी को। क्यों? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में, यहाँ पे जो इनका परीक्षण है, कोई विशिष्ट परीक्षण इनके बारे में नहीं किया गया है। ठीक है, इन्होंने बस एक लेवल को बना दिया है सभी को एक ऑब्जर्व करते हुए। ठीक है, तो विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में जो है विभिन्न बुद्धियां जो है इसका मापन संभव नहीं हो पाया है। तो यही बिल्कुल हमारा करेक्ट है, इसलिए इसको जो है वैलिड नहीं मान सकते, क्योंकि इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे दूसरा करेक्ट है, यह सभी 7 बुद्धियों को जो है समान महत्व नहीं देता है। आपको बताए थे कि अभी सभी इनका जो बुद्धि का लेवल है सभी अलग अलग होता है, एक अगर टॉप पे रहेगा तो दूसरा क्या होगा, बिलो होगा। तो इस तरह से होता है। ठीक है, कोई अगर अच्छा गा सकता है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा डांस भी कर सकता है। ठीक है, तो जैसे हिमेश रेशमिया अच्छा गाते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वो अच्छा एक्टिंग भी कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए, तो पहला हमारा क्या हो जाता है इसका राइट आंसर। दूसरा कहता है कि सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं दिया जाता, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर हमारा एक है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, तो ये भी सही बात है। ठीक है, चौथा कहता है कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि यानी जनरल फैक्टर जो होता है, जनरल इंटेलिजेंस जो होता है, के अनुकूल नहीं है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद। ठीक है, व्यक्तिक विभेद क्या होता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है वह क्या है, तो पहले में कहता है कि लाभकारी नहीं है। ठीक है, तो क्यों लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता यानी कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए जो है लाभकारी नहीं है। दूसरा कहता है कि हानिकारक है। ठीक है, तो क्यों हानिकारक है, क्योंकि इनसे जो है विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तीसरा कहता है कि अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। ठीक है, और चौथा कहता है लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले सोच लीजिए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम फर्स्ट का बात करें तो देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्लासरूम में, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना लाजमी है, कोई भी एक जैसा नहीं होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो पहला कहता है लाभकारी नहीं है, तब तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लासरूम में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है वो हमेशा तो लाभकारी लाभकारी नहीं होगा, तब तो कक्षा कक्षा में कोई भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि शुरू में ही कहता है कि लाभकारी नहीं है। ठीक है, इसको आप पहले ही निगेटिव बता दे रहे हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा भी हानिकारक है, इसको निगेटिव बताया जा रहा है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तीसरा भी अनुपयुक्त है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये निगेटिव शुरू में ही आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को गलत बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सभी एक जैसे हो नहीं सकते हैं, भगवान ने सभी को एक जैसा नहीं बनाया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 नंबर में कहता है कि लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को क्या करते हैं, तो प्रवृत्त करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे, तो प्रवृत्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं, एडवांटेजियस एज दे लीड टीचर टू एक्सप्लोर ए वाइडर पूल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या करेगा, शिक्षक को और ज़्यादा प्रवृत्त करता है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में। इससे क्या होता है कि टीचर इस चीज़ को जान जाते हैं कि किस लेवल तक हमें टीचिंग करानी है। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है, बहुत ही बेनिफिशियल माना जा सकता है इसको। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, 4 नंबर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया था ताकि, ठीक है, तो विद्यालय आधारित आकलन को क्यों प्रारंभ किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से क्या राइट होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट में कहता है कि राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों जो बोर्ड्स होते हैं की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरे में कहता है कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ठीक है, तीसरे में विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। चौथा में है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर जो है मैच कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे कहता है कि राष्ट्र में विद्यालय, आप लोग पॉज करके एक बार अपना खुद का आंसर जो है दे लीजिए, उसके बाद हमारे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। ठीक है, इससे क्या होगा, बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए पहले में क्या कहता है कि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। देखिए यहाँ पे शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या बात हो रहा है, शक्ति के बंटवारे की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है विद्यालय आधारित आकलन का शक्ति के बंटवारे से यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा का बात करें सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस विद्यालय में छात्र अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस विद्यालय को सभी एक्टिविटी के बारे में जो है उस विद्यार्थियों का पता होता है। इस वजह से जो है विद्यालय आधारित आकलन को प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को क्या करे, तो निश्चित किया जा सके। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, सेकंड नंबर। ठीक है, थर्ड का अगर बात करें तो विद्यार्थियों की उन्नति की, देखिए उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए जो है ये विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ नहीं किया गया था। ठीक है, चौथा है, ये आपको पढ़ के ही लग जाता है, ये सब गलत हो जाएगा। यहाँ पे कहता है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना, तो जहाँ पे तुलना की बात होगी वो पढ़ के ही आप कर दीजिएगा, आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, 2 नंबर। तो फ्रेंड्स आपका स्कोर क्या हुआ आप लोग जरूर जरूर कमेंट में बताइएगा, और आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन में ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, और आप लोग कम से कम एक शेयर जो अपने फ्रेंड्स में कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर ही हमें मोटिवेशन बढ़ाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।